आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत अच्छी जानकारी ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस स्किल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास ये सीबीएसई का स्किल सब्जेक्ट है और उनको थ्योरी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और लास्ट ईयर के थ्योरी एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर्स आज वाले वीडियो में बताए जाएंगे। तो आंसर्स लॉन्ग है तो वीडियो भी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारी बातें ध्यान से सुनेंगे और वीडियो एंड तक देखेंगे, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो लॉन्ग जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं और 5 मार्क्स के होते हैं। 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनना, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपने 5 करने हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन 3 करने हैं। और दोनों तरह के क्वेश्चन सेट्स में आपको 2-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी आपकी चॉइस है आप कौन से 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन करते हैं। आपको 7 क्वेश्चन आएंगे और आपने 5 ही करने हैं 3 मार्क्स वाले। और आपको अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है कि आंसर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो आप उसको छोड़ देंगे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको भी आप छोड़ देंगे। कोई 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आपने एक्सप्लेन करने हैं, तो ये अपने माइंड में पहले से ही क्लियर करके रखना है एग्जाम में जाने से पहले। और इसी तरह 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने हैं। आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, रीड किया, डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ दो। दूसरा पढ़ा, नहीं आता, डिफिकल्ट लग रहा है, छोड़ दो। आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करने हैं 5 में से, तो 2 क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छी चॉइस है। हर तरह के क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस की आपको चॉइस मिल रही है, तो इट मींस आप पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं और पूरे मार्क्स ला सकते हैं। पूरे नहीं तो 90% मार्क्स तो आने ही चाहिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और स्टडी करना चाहते हैं ठीक से, थोड़ी बहुत स्टडी से पास तो हुआ जा सकता है, लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। तो आज वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, चॉइस वाले भी और बिना चॉइस वाले भी। तो एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आंसर्स आप लिखेंगे तो आंसर का नंबर जरूर डालना है और उसके बाद आपने प्रश्न का आंसर देते समय उसमें हेडिंग जरूर लिखना है कि आप किस टॉपिक पर आंसर दे रहे हैं। जो प्रश्न में है उसका एक हेडिंग बनाना है, आगे मैंने वीडियो में दिया है। हर प्रश्न के पहले हेडिंग देना है, उसको अंडरलाइन करना है, ये आपने ध्यान रखना है। और फिर जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसको एक ही पैरा में एक्सप्लेन नहीं करना, सारी चीजें एक ही पैरा में एक्सप्लेन नहीं करनी, उसको या तो 2-3 पैरा बनाने हैं, या फिर अगर प्रश्न ऐसा है, आप प्रश्न देखने पर पता लगेगा कि उसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो है प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया कि आप एटीएम से मनी कैसे विड्रॉ करेंगे, तो मनी विड्रॉ करने के स्टेप बाय स्टेप आपने पॉइंट लिखने हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो इस तरह से लिखेंगे तो आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। या फिर एक क्वेश्चन जो आया था लास्ट इसी 2020 के क्वेश्चन पेपर में कि आपको बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाना है, तो ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करें जिनमें पॉइंट वाइज आपको लिखना है, ना कि पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ बनाने भी हैं तो आप 1, 2, 3 इस तरह से कुछ पैरा बना के एक्सप्लेन करें, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको सारी बात पता है। एक पैरा में एक बात, दूसरे पैरा में दूसरी बात, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आ जाए। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है और उम्मीद करता हूं वीडियो आप एंड तक देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मेन टॉपिक शुरू करते हैं और एक बार फिर कह दूं कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग है और एक्सप्लेन मैंने अच्छे से करा है और आप इसको एंड तक देखेंगे, पूरा लाभ उठाएंगे।
मेन जो है टॉपिक आंसर्स ऑफ क्वेश्चन 2020 सीबीएसई ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई क्वेश्चन पेपर आंसर की ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, जिसके 30 क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम 31 to 42 क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। व्हाई इज कमांड ओवर लैंग्वेज कंसिडर्ड एज अ क्वालिफिकेशन ऑफ ए प्राइवेट सेक्रेटरी, अर्थात भाषा पर पकड़ होना निजी सचिव की एक योग्यता क्यों समझी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देने लगेंगे तो आपने पहले हेडिंग लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कमांड ओवर लैंग्वेज। आंसर देखते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ सेक्रेटरीज वर्क कंसिस्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ नोटिस, एजेंडा, रिपोर्ट्स, स्पीचेस एटसेट्रा। तो सचिव का जो काम होता है ज़्यादातर वो नोटिस तैयार करना, एजेंडा, रिपोर्ट्स आदि तैयार करने का काम होता है, कॉरस्पॉन्डेंस से रिलेटेड वर्क होता है। देयरफॉर टू बी अ सक्सेसफुल सेक्रेटरी, और अगर आप एक अच्छे सक्सेसफुल कुशल सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, वन शुड हैव अ गुड कमांड ओवर द ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको लिखित और मौखिक दोनों तरह के संप्रेषण आने चाहिए, यानी भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। द बिजनेस इन अ मेजोरिटी ऑफ ऑफिसेज इन इंडिया इज कैरिड ऑन इन इंग्लिश। भारत में ज़्यादातर जो काम होता है ऑफिस का काम वो इंग्लिश में होता है। इन दिस ग्लोबल इरा, आज का जो अंतर्राष्ट्रीय युग है, इंग्लिश आल्सो सर्व एज अ लैंग्वेज ऑफ कमर्शियल कॉन्टैक्ट। व्यापारिक जगत में कॉन्टैक्ट बनाने की जो एक भाषा है वो इंग्लिश है, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में। देयरफॉर अ सेक्रेटरी शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो आपकी इंग्लिश भाषा पर अच्छी पकड़ सचिव की होनी जरूरी है। तो ये इतना आंसर 3 मार्क्स का है, तो आप लिख देंगे तो सफिशिएंट रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आंसर नंबर 32 क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। व्हाट इज मीन्ड बाय इनकमिंग मेल रजिस्टर, यानी आवक या आगम डाक रजिस्टर क्या होता है। गिव इट्स स्पेसिमेन, उसका एक नमूना बनाना है। तो पहले मैं बता देता हूं, इनकमिंग मेल रजिस्टर आपने हेडिंग लिखना है और इसकी मीनिंग लिखना है। अ रजिस्टर इज मेंटेन्ड टू मेक अ ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इनकमिंग मेल इज कॉल्ड इनकमिंग रजिस्टर। जिस पुस्तिका में आने वाली डाक का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे इनकमिंग रजिस्टर कहा जाता है। तो बहुत इजी है, आपने सब्जेक्ट के बारे में अगर थोड़ी भी जानकारी ली है तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्पेसिमेन। आप अपनी स्क्रीन पर देखो, ये स्पेसिमेन है और मैं थोड़ा समझा देता हूं। ऊपर आपने यही लिखना है, स्पेसिमेन ऑफ इनकमिंग मेल रजिस्टर, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था का नाम। हिंदी में अगर आप एग्जाम हिंदी में दे रहे हैं तो संस्था का नाम लिखेंगे। आप यहां पर कोई भी संस्था का नाम लिख सकते हैं, अगर प्रश्न में नहीं दिया आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था का पता लिखेंगे, कोई भी पता आप लिख सकते हैं अगर प्रश्न में पता नहीं दिया है। यहाँ पर हमें पता नहीं दिया, आप अपनी तरफ से कोई भी इमेजिनरी एड्रेस लिख सकते हैं। सीरियल नंबर मीन्स क्रम संख्या, डेट दिनांक हो गया, रेफरेंस नंबर संदर्भ संख्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, पत्र भेजने वाले का नाम और पता, सब्जेक्ट किस बारे में पत्र आया है, डिपार्टमेंट ऑफिशियल रेफर्ड, किसको हमने पत्र किस डिपार्टमेंट में भेजा या अधिकारी को दिया, इनिशियल उसके यहाँ साइन करा लेंगे, और डेट ऑफ रिप्लाई उत्तर देने की तिथि। तो इस तरह से आप एक स्पेसिमेन बनाकर दिखा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इजी प्रश्न है और सबसे बड़ी बात है चॉइस है। आपको अगर कोई प्रश्न लग रहा है कि आंसर नहीं दिया जा सकता, आप उसको छोड़ दें, एक को छोड़ दें, 2 को छोड़ सकते हैं, 2 प्रश्न आप छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं 33 प्रश्न क्या है। स्टेट एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइलिंग, यानी विकेंद्रीकृत फाइलिंग के लाभ बताने हैं। क्या क्या लाभ हैं, अब यहां आप स्क्रीन पर देखें जो लाभ हैं। इट एंश्योर
एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट, यानी ये जो कार्यकारी विभागों के बीच में कुशल प्रबंध करता है। एक्टिविटीज सिंस द डॉक्यूमेंट नीडेड बाय ए डिपार्टमेंट आर रेडिली अवेलेबल, तो जो फाइलिंग डिसेंट्रलाइज हो जाती है और विभागों को इजीली आवश्यकता अनुसार जल्दी से जो है रिकॉर्ड मिल जाता है। इन द डिपार्टमेंट इटसेल्फ, डिपार्टमेंट में, अपने डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड होता है तो इजीली मिल जाता है। रेफरेंस बिकम्स इजी, रेफरेंस बिकम इजी एंड क्विक, जल्दी से मिल जाता है। दूसरा क्या लाभ है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द डिपार्टमेंट प्रिवेंट्स मिस फाइलिंग, फाइलिंग मिस फाइल नहीं होती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइल नहीं रखी जाती, क्योंकि उसी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी वो कुशल हो जाते हैं। द सेफ्टी ऑफ द पेपर्स इज आल्सो एंश्योर्ड, और पेपर की सेफ्टी बनी रहती है, किसी दूसरे विभाग में जाने नहीं है। तीसरा क्या लाभ है? देयर इज नो डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द सीक्रेसी, और गोपनीयता बनी रहती है, अपने विभाग के पत्र अपने विभाग में ही रहते हैं। नंबर 4, फाइलिंग वर्क इज एन एडिशनल वर्क टू द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंटल स्टाफ, जो डिपार्टमेंटल स्टाफ है जो ऑलरेडी है वही फाइलिंग का काम भी देख लेते हैं, और इससे क्या होता है? देयरफॉर इट रिड्यूसेस द कॉस्ट, कॉस्ट लागत में कमी आती है। आगे देखते हैं नंबर 5, स्क्रीन पर आप देखिए। नंबर 5 इसका क्या बेनिफिट है? इट इज सुटेबल एंड वायबल मेथड इफ द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर लोकेटेड डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, अगर भौगोलिक आधार पर जो विभाग हैं अलग अलग जगह पर हैं तो वहाँ यह पद्धति और ज़्यादा उपयुक्त रहती है। पॉइंट नंबर 6, ग्रेटर एफिशिएंसी, कुशलता ज़्यादा होती है। ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ फंक्शनल ऑपरेशन इज एंश्योर्ड सिंस फाइलिंग इज ऑन ए कंपैरेटिवली स्मॉल, क्योंकि ज़्यादा फाइलें नहीं होती, हर विभाग के पास थोड़ी थोड़ी फाइलें होती हैं, तो उसमें कुशलता बढ़ जाती है। तो ये सारे आपने पॉइंट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलिंग। अब देखते हैं आंसर नंबर 34। इससे पहले मैं प्रश्न बता देता हूँ। ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मिनट्स, मिनट्स कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, सूक्ष्म कितने प्रकार के होते हैं, और आपने इसका आंसर कैसे देना है ये एक्सप्लेन किया है आपके स्क्रीन पर। देयर आर 3 स्टैंडर्ड स्टाइल्स ऑफ मिनट, 3 तरह के मिनट्स होते हैं। एक्शन, एक्शन मिनट मतलब जो क्रिया कार्यवाही सूक्ष्म। दूसरा है डिस्कशन यानी चर्चा सूक्ष्म, एंड तीसरा वाला है वर्बैटिम, वर्बैटिम मीन शब्दशय सूक्ष्म। अब इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। एक्शन मिनट्स रिकॉर्ड द डिसीजन रीच्ड एंड द एक्शन टू बी टेकन। एक्शन मिनट्स में क्या होता है? ये जो क्रिया या कार्यवाही संबंधी सूक्ष्म सभा में लिए गए निर्णयों व कार्य जो किए गए हैं उन्हीं का रिकॉर्ड रखा जाता है। दो नॉट रिकॉर्डिंग द डिस्कशन, और डिस्कशन जो चर्चा होती है उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, सिर्फ एक्शन का ही रिकॉर्ड रखा जाता है। डिस्कशन मिनट, इसमें डिस्कशन का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, और ये लेंदी में इंक्लूड इंफॉर्मेशन विच इज नॉट एसेंशियल। लेंदी होते हैं, जो इंफॉर्मेशन रखनी जरूरी नहीं है वो भी इसमें रखी जाती है। तो ये इस तरह के मिनट होते हैं। तो आगे देखते हैं थर्ड टाइप्स के मिनट जो हैं सूक्ष्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं, और ये होते हैं वर्बैटिम मिनट्स। लाइक ट्रांसक्रिप्ट्स आर ए रिकॉर्ड ऑफ एवरी सिंगल वर्ड, इसमें हर वर्ड का रिकॉर्ड रखा जाए, जैसा कहा गया है वैसा ही। शब्दशय जिसे बोलते हैं वर्बैटिम सूक्ष्म शब्दशय मिनट। टू एंश्योर एक्यूरेसी ए रिकॉर्डिंग डिवाइस, अब इस शब्दशय मिनट के लिए हर वर्ड का रिकॉर्ड रखना मुश्किल होता है, तो रिकॉर्डिंग डिवाइस यानी डिजिटल रिकॉर्डर आप यूज कर सकते हैं अगर आप सेक्रेटरी हैं और आपको वर्बैटिम मिनट्स लिखने हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। प्रश्न आंसर नंबर 35 पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। 35 प्रश्न में पूछा गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स बाय रोड। आपके अधिकारी को, एग्जीक्यूटिव को रोड से 15 किलोमीटर की यात्रा करनी है, आप
उसके लाभ बताएंगे। कैसे लाभ बताने हैं? तो पहला है एडवांटेज। आपने हेडिंग लिखना है, जब भी आप उत्तर देंगे ऊपर हेडिंग लिखेंगे। एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग बाय रोड, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोच। लोच कैसे होती है? वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ ट्रेवलिंग बाय कार, कार से या रोड से जा रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यू कैन स्टॉप वेयर एवर यू वांट, कहीं भी हम अपनी कार रोक सकते हैं। टेक एनी स्ट्रीट, किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, शॉर्टकट भी जा सकते हैं। और योर कम्यूट आवर्स, अपने जो कितना समय है उसके अनुसार हम शॉर्टकट या लॉन्ग कट कर सकते हैं। मोस्ट पीपल लाइक टू मूव एट देयर ऑन स्पीड, अपनी स्पीड से जा सकते हैं, स्लो भी जा सकते हैं, और जल्दी जाना है तो तेज भी जा सकते हैं। बेटर व्यू, रोड से जाते हैं तो रास्ते में दृश्य देखने, अच्छे अच्छे दृश्य देखे जा सकते हैं। एवरीवन लव्स टू ट्रेवल बाय कार एज दे लाइक टू सी ब्यूटीफुल हिल्स, रास्ते में हिल्स, पहाड़ियाँ देख सकते हैं, विलेजेस, स्मॉल टाउन्स, ये सब देखने को मिलते हैं बाय रोड जाने से। दे लव द फैक्ट दैट दे कैन स्टॉप एनीवेयर, और कहीं भी रुका जा सकता है। टू क्लिक ए सम पिक्चर, और आप सुंदर सुंदर पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। आजकल लोगों को पिक्चर जो है अपनी सेल्फी लेने का शौक होता है, तो इस बाय रोड जाने से ये आप कर सकते हैं। तीसरा क्या बेनिफिट है? एडवांटेज मनी सेविंग। मोस्ट पीपल ट्रेवल बाय रोड इंस्टेड ऑफ प्लेन, अगर प्लेन से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं उसके अपेक्षा आप रोड से जाएंगे तो आपके पैसे बचेंगे। कैसे बचेंगे? पीपल विद बिग कार्स, अगर आपके पास बड़ी कार है, कैन इवन स्किप रेंटिंग ए रूम, तो आप कार में रुक जाएं और रूम का रेंट बच जाता है अगर आपको कहीं रूम में रुकना है तो। दीज पीपल कंट्रोल देयर फाइनेंस, और इससे खर्चों पर कमी आती है। स्पेंड मनी इन मोर फ्लेक्सिबल वे, तो आप अपनी मनी को फ्लेक्सिबल, उचित तरीके से, लचक अनुसार खर्च कर सकते हैं। ठीक, 35 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं कि आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट थोड़ा ही पढ़ा है और पूरा नहीं पढ़ पाए तब भी आप, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है और इजी पेपर है, और उम्मीद है नेक्स्ट ईयर भी इजी ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर नंबर 36, वेरी इजी, कमाल है, और ये प्रैक्टिकल आपने सबने करा होगा। प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 36, डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एन एटीएम। एटीएम से पैसे निकालने हम सब ने सीखे हैं, हम सब ने निकाले हैं, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने का तरीका मुझे बताना है, बाकी आप सबको पता है। आपने एक पैरा में एक्सप्लेन नहीं करना, जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन करा है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, बाकी आपको पता ही है। इंसर्ट एटीएम कार्ड इनटू द स्लॉट, जो खांचा बना होता है एटीएम मशीन में, उसमें एटीएम कार्ड डालना है। सिलेक्ट योर लैंग्वेज, लैंग्वेज चूज करनी है, इंग्लिश और हिंदी। एंटर योर पिन, पिन पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, वो आपने एंटर करना है। और ट्रांजैक्शन टाइप, यानी आप क्या, किस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं, आप पैसे निकालना चाहते हैं, डिपॉजिट कराना चाहते हैं, बैलेंस देखना चाहते हैं, तो वो आपको एंटर करना पड़ेगा। अकाउंट टाइप, आपका अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग है, करंट अकाउंट है। और नेक्स्ट है एंटर अमाउंट, कितने पैसे हमने विड्रॉ करने हैं, तो पैसे कितने निकालने हैं। टेक योर मनी, तो मनी जो है वो डिस्पेंसर स्लॉट में आ जाएगी, आपने मनी ले लेनी है और उसको काउंट कर लेना है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। इसी तरह पॉइंट में ही आपने भी आंसर देना है। अनदर ट्रांजेक्शन, वो पूछेगी मशीन कि कुछ और ट्रांजेक्शन करना है, नहीं तो आप क्लोज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन करना है तो वो बटन चूज कर सकते हैं। एंडिंग योर सेशन, एंड कर देंगे, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो इजी है, आप और हमने सबने ये सब किया हुआ है प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट, ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट हेडिंग है, और एक बार मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हम सब ने खुलवा रखा है और इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है क्योंकि अकाउंट सब ने खुलवा रखा है, लेकिन फिर वही बात आती है कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें ताकि पूरे मार्क्स आ जाएं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर है और आपको पूरे मार्क्स लेने हैं तो पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको इस स्क्रीन पर दिखाया है। तो पहला क्या है रहेगा पॉइंट,
चूज अ बैंक, आप किस बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैंक, बैंक की कई श्रेणियां होती हैं, कम्युनिटी बैंक है, बिग बैंक है, लोकल बैंक में खुलवाना है, रीजनल बैंक में खुलवाना है। ठीक, विजिट द बैंक ब्रांच, आपको इसके लिए बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, जो आपको आपकी प्रेफरेंस होगी। पिक द प्रोडक्ट, बैंक में कई सारे उत्पाद होते हैं, मीन्स आपको एफडी करवानी है, लोन अकाउंट है, सेविंग अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट, तो आपको चूज करना होगा। प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन, अपनी जानकारी देनी है, यानी पोस्टल एड्रेस, नेम, मेल एड्रेस, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड एट्सेट्रा। एंड एग्री द टर्म्स, शर्तें जो आपको एग्री करनी है, साइन करने हैं। और प्रिंट, साइन एंड मेल, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो प्रिंट करना होगा आपने साइन, और मेल करनी होगी। एन इनिशियल डिपॉजिट, और शुरू में आप कितने पैसे जमा करवाते हैं, इनिशियल डिपॉजिट आपने बैंक में जो करवाना है, वो आपका खाता ओपन हो जाएगा। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबने अकाउंट खुलवाया हुआ है। और चलते हैं नेक्स्ट राउंड पर। आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। आपने 5 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, यानी 2 क्वेश्चन की चॉइस है, और बहुत अच्छी चॉइस सीबीएसई दे रही है, और आपके फुल मार्क्स आने ही चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा है। एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ ए सेक्रेटरी, सचिव के क्या क्या कर्तव्य होते हैं या ड्यूटीज होती हैं, तो देख लेते हैं। ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी आपने फिर हेडिंग ही लिखना है, और ड्यूटीज को हमने डिवाइड करके लिखा है। एक्सप्लेन आपने अच्छी तरह से करना है, एक तो है रूटीन ड्यूटीज, दूसरा है मिसलेनियस ड्यूटी। रूटीन और मिसलेनियस इसी तरह से आपने एक्सप्लेन करना है, और तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, यानी रूटीन और दैनिक कार्य और विविध कर्तव्य। तो इसमें रूटीन ड्यूटीज में क्या क्या है। रूटीन, टेक डिक्टेशन एंड ट्रांसक्राइब द सेम ऑन कंप्यूटर, डिक्टेशन लेनी है, उसको ट्रांसक्राइब करना है, यानी टाइप करना है। टेबुलेट डाटा, डाटा को सारणी बनानी है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग मीटिंग, मीटिंग सभा के लिए आपने क्या क्या कार्य करने हैं वो सब आपको आने चाहिए। टेक इनिशिएटिव फॉर ब्रीफिंग द इंफॉर्मेशन टू द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को आप संक्षिप्त जानकारी देनी है, वो आपका सचिव का काम है। हैंडल इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल, आने वाली और जाने वाली डाक को हैंडल करना आना चाहिए। मेंटेन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मेंटेन करना भी सचिव को आना चाहिए। ये रूटीन वर्क हैं। अब रूटीन वर्क में और क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मेंटेन रिकॉर्ड के बाद ऑपरेट ऑफिस मशीन, मशीन संचालन आना चाहिए, और उनकी मेंटेनेंस थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेन अपॉइंटमेंट डायरी, अपॉइंटमेंट की जो डायरी होती है, आपके बॉस के अपॉइंटमेंट्स वो आपने नोट करने हैं। मेमोरी एड, मेमोरी एड याद भी रखने हैं किस दिन कहाँ मीटिंग है, सभा है। लोकेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, आपको अपने बॉस के लिए जानकारी एकत्र करना है, यानी इंटरनेट वगैरह आपको इजीली आता हो। अरेंजिंग एंड प्लानिंग टूर प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना। तो ये जो है रूटीन वर्क है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस ड्यूटीज भी अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे प्रिपेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनानी आपको आनी चाहिए, वेरियस टॉपिक्स। वर्क ऑन डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी डीईओ वाला काम भी सचिव को करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट द कंसाइज इंफॉर्मेशन व्हेन द ऑफिसर हैज़ टू सिट फॉर एन इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं तो उनको संक्षिप्त सूचनाएं दे दी जाएं। ड्राफ्ट द रिपोर्ट एंड स्पीचेज, और आप अपने अधिकारी के भाषण या रिपोर्ट को तैयार करेंगे जब वो मीटिंग में या वर्कशॉप में जाते हैं। सुपरवाइज द जूनियर एम्प्लॉयज़, आपसे जो नीचे अधिकारी हैं उनकी भी आपने निरीक्षण करना है, सुपरविजन करना है, पर्यवेक्षण करना है, और उन एंड देयर ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देनी है अगर वो नए एम्प्लॉय हैं। एक्ट एज द लाइजन ऑफिसर बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की कड़ी आपको काम करना है। एडवाइज द एग्जीक्यूटिव ऑन परचेज ऑफ ऑफिस मशीन इक्विपमेंट्स एंड स्टेशनरी, आपने ऑफिस के लिए कुछ मशीन्स खरीदना चाहते हैं बॉस, इक्विपमेंट्स या स्टेशनरी, तो आप उसके लिए एडवाइस देंगे। ये सारे काम सचिव को करने होते हैं। तो
ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, करना आता हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न में पूछा गया है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर मेल हैंडलिंग। मेल को हैंडल करना, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। ऊपर फिर उसी तरह आपने हेडिंग देना है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेल हैंडलिंग। तो क्या इसकी महत्व क्या है? नंबर 1 है, इट एंश्योर कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर। तो अगर मेल हैंडलिंग ठीक से होगी तो हमारा कॉन्टैक्ट आउटसाइडर से बना रहेगा, संभव हो जाएगा। ए गुड इंप्रेशन इज क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ आउटसाइडर। आउटसाइडर्स के माइंड पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये भी इसका महत्व है। और थर्ड है, इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन, अंतर विभागीय कॉपरेशन, सहयोग बना रहता है। तो ये आपने तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट, इट हेल्प्स द बिजनेस ऑफिस इन द क्रिएशन ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। और ये जो है डाक पत्राचार को तैयार करना, उनका रिकॉर्ड रखना, इस काम में मदद करता है और इसकी ये इम्पोर्टेंस है अगर हम प्रॉपर उचित तरीके से मेल को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मेलिंग सर्विस। मेलिंग, डाक की सर्विस की जो लागत है इसको भी कम करता है अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज है आप स्क्रीन पर देखें, ये है, द न्यू एम्प्लॉइज ऑफ बिजनेस ऑफिस गेट्स ट्रेनिंग इजीली। जो नए एम्प्लॉय आते हैं, अगर आपका मेलिंग सिस्टम ठीक है, उनको इजीली समझ में आ जाता है और उनकी ट्रेनिंग हो जाती है। मेक्स देम फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो संगठन के सेटअप को वो इजीली समझ जाते हैं। वर्क रूटीन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अपने रूटीन ड्यूटीज़, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझ में आ जाती हैं। तो ये सारे एडवांटेज हैं मेल हैंडलिंग अगर आपने ठीक से प्रॉपर तरीके से की है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ फाइलिंग सिस्टम। फाइलिंग सिस्टम यानी फाइलिंग प्रणाली के कार्यों को समझाओ। कैसे हैं आप स्क्रीन पर देखो। ऊपर फिर वही हेडिंग लिखना है आपने, फंक्शंस ऑफ फाइलिंग सिस्टम। एक अच्छी फाइलिंग सिस्टम में क्या क्या काम होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शन, अब आप कहेंगे ऑफिस में लाइब्रेरी फंक्शन से क्या मतलब है, तो लाइब्रेरी फंक्शंस का मतलब है इन्वॉल्व सॉर्टिंग एंड अरेंजिंग द रिकॉर्ड। इसमें शामिल होते हैं डाक को छांटना और उनको अरेंज करना, प्रबंध करना, ठीक से लगाना फॉर फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य के लिए। दूसरा जो काम है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, प्रशासनिक किस्म के काम है। एक गुड फाइलिंग सिस्टम परफॉर्म सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस आल्सो। एक अच्छी फाइलिंग में प्रशासन के संबंधी कार्य होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस आर हेयर एम्प्लाई मेंटेनिंग, प्रोटेक्टिंग एंड सप्लाइंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट का प्रबंध करना, उनकी सुरक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर उनको उपलब्ध कराना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। हिस्टोरिकल फंक्शन में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द प्रोग्रेस ऑफ द एंटरप्राइज आर प्रिजर्व। जो संस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, संस्था की प्रोग्रेस से संबंधित, वो प्रगति से संबंधित, वो संभाल कर रखने, ये हिस्टोरिकल वर्क है। दीज रिकॉर्ड क्लियरली रिवील द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था की प्रगति को ये दिखाते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो आपने संभाल कर रखने हैं। और क्या काम होते हैं फाइलिंग के, इंफॉर्मेशन फंक्शन। इंफॉर्मेशन फंक्शन मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस यूजेस एंड पर्पसेस आर प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। विभिन्न सूचनाओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए संभाल कर रखना, संरक्षण करना और बचाना, ये सारे काम जो है फाइलिंग में आते हैं। दे आर आल्सो सप्लाई टू द यूजर्स, और ये सूचनाएं यूजर्स को देना समय समय पर। तो ये सारे काम आपने फाइलिंग के एक्सप्लेन करते हैं 5 मार्क्स में। नेक्स्ट जो है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ अ सेक्रेटरी ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ मीटिंग। मीटिंग के समय
और मीटिंग के बाद बाद में सचिव को क्या क्या कार्य करने होते हैं। ऊपर फिर आपने हर क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपने हेडिंग देना है कि आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं, एग्जामिनर को ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता और इजीली पढ़कर मार्क्स दिए जा सकते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग के समय क्या काम होते हैं। ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द अटेंडेंस बुक और शीट। आप अटेंडेंस बुक है या शीट है उस पर जो सदस्य आए हैं उनके हस्ताक्षर लेना। हेल्प द चेयरपर्सन इन असर्टेनिंग द कोरम के लिए सभापति की हेल्प करना। कीप बिफोर द चेयरपर्सन द नेसेसरी पेपर्स। सभापति के सामने आवश्यक कागज रखना, फाइल्स रखना, डॉक्यूमेंट्स देना, ये सारे काम करने होते हैं। और नेक्स्ट है रीड इफ रिक्वायर्ड द नोटिस ऑफ द मीटिंग। यदि ये समझा जाए कि पढ़ना है मीटिंग सभा की सूचना पढ़ना। अपोलोजाइज फॉर एब्सेंस, जो नहीं आए उनकी क्षमा याचना पढ़ना। मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, पिछली मीटिंग के मिनट्स पढ़ना और ऑडिटर्स की रिपोर्ट पढ़ना, ये सारे काम सचिव को मीटिंग में करने होते हैं। और सी द रिफ्रेशमेंट सर्व्ड प्रॉपरली, जो रिफ्रेशमेंट सभी को मिल गई है, अच्छे से सर्व हो गई है, जलपान की व्यवस्था सचिव को करनी होती है मीटिंग के दौरान। और नेक्स्ट है सप्लाई नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन मीटिंग में मांग ली जाती है या देनी पड़ती है रूल्स के रिगार्डिंग रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो वो पेपर्स भी सचिव ही उपलब्ध करवाएगा। ठीक। और लास्ट है टेक नोट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग की कार्रवाई को शॉर्ट में लिखना सचिव का ही काम होता है। और आफ्टर द मीटिंग यानी मीटिंग के बाद, मीटिंग खत्म हो गई, सचिव के काम नहीं खत्म होते, उसको क्या करना है, प्रिपेयर ड्राफ्ट मिनट्स, जो सूक्ष्म बनाने हैं उनके रफ सूक्ष्म बनाए जाएंगे। व्हेन अप्रूव, और जब अप्रूव हो जाएंगे गेट द सेम टाइप्ड इन प्रॉपर फॉर्म, फिर उनको फाइनल टाइप कर लिया जाएगा। सी दैट द मीटिंग रूम इज लेफ्ट इन गुड ऑर्डर, मीटिंग जो है रूम है उसको अच्छी कंडीशन में खाली करना, छोड़ना। चेक द रूम फॉर पेपर्स, कोई पेपर वहाँ छूट ना जाए, कोई फाइल वहाँ छूट ना जाए, ये सारा सचिव को ही देखना होता है। अरेंज टू रिटर्न बोरोड इक्विपमेंट, अगर आपने कोई सामान कहीं से बोरो किया है, उधार लिया है, तो उसको लौटाना और अनयूज जो सामान है उसको अच्छे से पैक कर लेना। तो ये सारे काम आफ्टर द मीटिंग करने हैं। नेक्स्ट है अरेंज फॉर कैरिंग आउट डिसीजन टेकन इन द मीटिंग, और मीटिंग में जो डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट काम है, मीटिंग में जो डिसीजन लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना भी सचिव का ही काम है। तो आप ये सारे आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनको याद करेंगे। सारे प्रश्न सेम इसी तरह नहीं आएंगे नेक्स्ट वाले एग्जाम में, लेकिन लगभग इसी तरह का पेपर आता है। कोई प्रश्न आगे पीछे कर दिए जाते हैं, थोड़ा सा उसका रंग ढंग रूपरेखा बदल दी जाती है। नेक्स्ट जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये मीटिंग मैंने यहाँ दिखाया है मीटिंग कैसे होती है अक्सर। और लास्ट क्वेश्चन है 42, योर बॉस हैज़ टू ट्रेवल टू हांगकॉन्ग, आपके बॉस हांगकॉन्ग जाना चाहते हैं फॉर अ बिजनेस मीटिंग है फॉर 3 days, प्रिपेयर एन इटिनरी मतलब यात्रा का कार्यक्रम आपने 3 दिन का बॉस के लिए बनाना है। और आप फिर उसी तरह जब आंसर लिखेंगे तो इसमें ऊपर हेडिंग देंगे और उसके बाद नीचे आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो मैं बताता हूँ इटिनरी यात्रा कार्यक्रम कैसा होता है। यहाँ हमने कंपनी का नाम लिखना है, उसके बाद डेजिग्नेशन जो बॉस जा रहे हैं, पीरियड कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, ABC कंपनी हांगकॉन्ग जा रहे हैं 15 to 17 मार्च। प्रश्न में डेट नहीं दी, आपने अपनी तरफ से दे सकते हैं। डेट एंड टाइम, दिनांक लिखनी है, कॉलम बनाना है। लोकेशन यानी कहाँ जा रहे हैं, इवेंट यानी वहाँ क्या कार्यक्रम है, डिटेल विवरण देना है। तो आपने इस तरह से यात्रा कार्यक्रम का 3 दिन का बनाना है। और क्या क्या काम हो रहे हैं, पहले दिन वहाँ क्या काम होना है, यहाँ से जाएंगे न्यू दिल्ली से फ्लाइट टू हांगकॉन्ग और फ्लाइट की डिटेल, एयर एशिया बिजनेस क्लास से जा रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ 4 PM हांगकॉन्ग एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, हांगकॉन्ग होटल में जाएंगे, अराइव एट हांगकॉन्ग चेक इन, वहाँ चेक इन होगा। और उसके बाद होटल का फ़ोन नंबर, ये सारा डिटेल हमने बनाकर बॉस को देनी है। उसके बाद उसी 15 मार्च को 7 PM हांगकॉन्ग होटल हांगकॉन्ग कंपनी में
वहाँ पे लोकेशन है और मीटिंग होगी हांगकांग कंपनी में, और वहाँ से पिकअप बाय हांगकांग कंपनी एट होटल, वहाँ से होटल वाले पिक कर लेंगे। और इसी तरह 15 मार्च पूरी डिटेल आपने देनी है कि उस दिन का क्या कार्यक्रम है। 15 मार्च को 9 PM हांगकांग होटल रेस्टोरेंट में डिनर होगा और वहीं पर स्टे हो जाएगा। फिर उसके बाद 16 मार्च मॉर्निंग 7 to 9 हांगकांग होटल ब्रेकफास्ट एट लोटस रेस्टोरेंट। 16 मार्च को सेम डे हांगकांग ट्रेड सेंटर एग्जीबिशन अटेंड करेंगे। तो इस तरह से आपने 16 मार्च का और 17 मार्च तक का आपने पूरा यात्रा का प्रोग्राम बनाना है। 16 मार्च में हांगकांग रेस्टोरेंट डिनर वहीं होगा, एनी प्लेस और होटल में भी कर सकते हैं या कहीं और भी। 17 मार्च को हांगकांग होटल चेकआउट वहाँ से छोड़ देंगे, लीव टू हांगकांग एयरपोर्ट बाय टैक्सी से एयरपोर्ट जाएंगे। 17 मार्च 9 AM हांगकांग एयरपोर्ट पहुँच गए, फ्लाइट टू न्यू दिल्ली पकड़ेंगे और स्पाइस जेट बिजनेस क्लास। तो इस तरह से आपने सारा पेपर सॉल्व करना है। इजी है, एक बार आपने बनाना सीख लिया और सेम क्वेश्चन इसी तरह के थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके आ जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करेंगे, इसको लिख कर देखेंगे, याद करेंगे और टाइम लिमिट के अंदर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपने पूरा देखा होगा, थोड़ी ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। थैंक यू।